आपकी स्क्रीन चली गई। आप जी आ रही है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं अहमद हसन राना साहब, जो कि चेयरमैन है शान पाकिस्तान पार्टी के। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाए, खैरियत से हैं? जी अल्लाह पाक का बड़ा करम। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपको पार्टी की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। जज़ाकल्लाह। और मेरा क्वेश्चन ये है कि एकदम से क्यों ज़रूरत पड़ गई आपको एक सियासी पार्टी बनाने की? ये मैंने कुछ चैनल्स में पहले भी बताया और आपके चैनल के थ्रू भी ये बता देता हूँ कि मैंने इमरान खान को एज ए क्रिकेटर एडमायर किया और बहुत एडमायर किया। ही वाज अ लेजेंड। तो जब वो सियासत में आए तो ऑब्वियसली जो आपका लेजेंड होता है, जिसको आप एडमायर करते हैं, तो उसको ऑब्वियसली फॉलो भी करते हैं। तो फ्रॉम 96 आई स्टार्टेड फॉलोइंग इमरान खान, क्योंकि उन्होंने जो सबसे पहले अपना नजरिया दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नजरिया, उन्होंने कहा कि मैं रवायती सियासत नहीं करूंगा। रवायती सियासत क्या होती है? वही जो इलेक्टेबल्स पिछले 30-40 सालों से चल रही है, उनके बच्चे चल रहे हैं, उन्हीं को लेके चलना। तो उन्होंने कहा मैं ये सियासत नहीं करूंगा। तो बाकी जवानों की तरह, यूथ की तरह, मैं भी उस वक्त यंग था, मैंने भी फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन आपको याद होगा 2016 में जब जागीर तरीन अपना पूरा जहाज भर के, जो पीएमएलक्यू के बेसिकली जितने भी मेंबर्स थे, उनको ले आए, और वो वही इलेक्टेबल्स थे जो मुशर्रफ की दौर में सारे मिनिस्टर्स थे। वो सारे आगे इमरान खान की पार्टी में, और इमरान खान साहब ने ओपन एयर में आके कहा, अपने बनी गाला में आके कहा कि जी इलेक्शन की साइंस डिफरेंट होती है और इलेक्टेबल्स के बगैर सियासत नहीं जीती जा सकती। और इमरान खान के एक और अल्फाज था बड़ा इंपॉर्टेंट, कि जो बंदा अपनी जबान से फिर जाए उस पर यकीन ना करो। तो मैं कैसे फिर उन पर यकीन कर सकता था? दैट वाज द डे 2016 में, जब मैंने सोचा कि जी बैठ के क्रिटिसाइज करने से बेहतर है कि पार्टी बनाई जाए और मेन स्ट्रीम में आया जाए। क्यों इन सियासतदान के खिलाफ हम खड़े नहीं हो सकते? तो कुछ दोस्तों के साथ मिलके मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे एक पार्टी बनाई। अब अल्लाह की खुशकिस्मती बोलें या अनफॉर्चुनेट बोलें कि मेरे वाले साहब के केस से मुझे इज्जत मिली। लोगों ने देखा, सुना, लोगों ने सराहा भी। तो जब मुझसे सवाल किया गया कि आपका कभी पॉलिटिक्स में आने का इरादा है, तो मैंने कहा इरादा क्या, मैं तो इरादा कर चुका हूँ, पार्टी बना चुका हूँ। और उस तरह आपको भी मैंने उसके बारे में बताया था कि जी जी, जी। 2017 में मैंने ये पार्टी बनाई थी, ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। और उस पर बहुत सी डिस्कशंस होती थी कि हम क्या चीज लाएंगे डिफरेंट जो अदर पार्टीज से है। तो मैंने सबको ये बताया कि मैनिफेस्टो जो होता है, ये याद रखिएगा, वो किसी पार्टी का भी इतना डिफरेंट नहीं होता। हाँ, उसकी निटी-ग्रिटी में जाएं तो वो डिफरेंट होता है। बेसिकली तो होता है वेलफेयर ऑफ द स्टेट, कि आम आदमी के मुफाद के लिए जो भी चीजें हैं वो सारी उस मैनिफेस्टो में है, और वो सारे मैनिफेस्टोज में होती हैं। लेकिन मैं उसको शॉर्ट लिस्टिंग इस तरह करूंगा कि वो थोड़ा सा मुनफरिद लगेगा। जिस तरह मैंने अपने मैनिफेस्टो का स्टार्ट ही जो लिया है, जो आजकल डिस्कशन ही नहीं की जाती, कि हम इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान तो इस मुल्क को कहते हैं, लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान में शरीयत तो है ही नहीं। क्या शरीयत है? शरीयत तो एक लिमिटेड है, फेडरल शरीयत कोर्ट तक। उधर जो केसेस हैं बस वहां तक चले जाएंगे, बाकी हमें शरीयत की जरूरत नहीं। तो अब किस तरह की इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान है? और ये तो मेरा सवाल है इमरान खान साहब से, कि उन्होंने तो कहा था कि मैं पाकिस्तान को एक मदीना की रियासत बनाऊंगा। तो मदीना की रियासत में शरीयत नाफिज हुए बगैर मदीना की रियासत बन सकती है? ये मेरा आपसे सवाल है अली। आप भी मुसलमान हैं। बिल्कुल। अगर मदीना अच्छा, की रियासत आपने जैसे होगी, कहा इलेक्टेबल्स के बारे में, जी जी जी। तो बदकिस्मती से हमारी तो कौम का रवैया इस तरह का है कि हम लोग, जो ये गिने चुने कुछ लोग हैं जो लाइक गाड़ियों वाले, वीगो डालों वाले, V8 वाले, पैसे वाले लोग, हम लोग तो वोट भी इनको देते हैं। इमरान खान ने 2013 में नॉन इलेक्टेबल्स को टिकट्स दी थी, लेकिन उनको बिल्कुल ही लाइक उनको गवर्नमेंट में कोई शेयर ही नहीं मिल सका। तो इलेक्टेबल्स के बगैर पार्टी इलेक्शन विन करना पॉसिबल है आपके आपके मुताबिक? देखें, अगर आप ऑनेस्टली में से जवाब मांगेंगे तो रियलिस्टिकली तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप कुछ हो सकता है तो बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? दुनिया में सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए सब्र रखना पड़ेगा, उसके लिए पेशेंस होना पड़ेगा। जिस तरह अगर आज मैं बीज डालूं, जिस तरह कहते हैं ना, कोई बीज डालता है, कोई दरख्त उगाता है और कोई उसके फल खाता है। तो क्या पता शायद आज जो ये मैं एक पार्टी बना रहा हूँ, जिसको मैं चाह रहा हूँ कि रवायती सिस्टम से हट के होए, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा। देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट अपना वर्ड यूज किया, वीगो डाले वाले लोग। जरूरी तो नहीं जी, वीगो जी। डाले के पास भी होए वो सारे बुरे होए। नहीं, नहीं, लाइक मैंने एक अब मेरे सिंबॉलिक पास बात की है एक कि हम डाला है, लोग बेसिकली अच्छा प्रेफर इनको इसमें करते तो हैं जिनके पास अभी पैसा ज़्यादा है, जिनके नहीं कार्ड्स हैं, नहीं, वोटिंग ये मैं कार्ड्स हैं, एक ताकि एक बदमाश ज़्यादातर।
नहीं नहीं, ये बिल्कुल हाँ, वर्ड ये यूज करें, बदमाश यूज करें ना वर्ड, जो बदमाश। जी 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 इसकी जी वजह मैं बताता हूँ, जब मेरा आपने पहला इंटरव्यू लिया था तब भी मैंने कहा था शायद कि एरिस्टोटल ने कहा था कि अगर नेक लोग, अच्छे लोग और पॉजिटिव लोग सियासत को छोड़ देंगे तो डाकू लुटेरे आके इस पे काबिज हो जाएंगे, और यही आपके पाकिस्तान पे हुआ, क्योंकि नेक लोगों ने, अच्छे लोगों ने कहा कि नहीं जी सियासत हमारा काम नहीं है। आप अगर किसी आम बंदे से सवाल करें कि आप सियासत में क्यों नहीं जाते, वो यही कहते हैं ना, सियासत हमारा काम नहीं है जी, ये थोड़ा बदमाशों और लुटेरों का काम है, डाकुओं का काम है। इसमें थोड़ा सा ये भी है ना कि आपको भी इस चीज का अंदाजा है कि पाकिस्तान में सियासत नाम है पैसे का। सियासत करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास ताकत होनी चाहिए। और मतलब एक आम आदमी पाकिस्तान में किस तरह से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे, वो तो सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं, इलेक्शन कमीशन भी देखता है। रखा देखें, जाता है कि इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा उसको तोड़ा जाता है, कानून कानून को यहाँ पूछने वाला नहीं है। तो एक आम पाकिस्तानी सियासत किस तरह करेगा शान पाकिस्तान में आपकी पार्टी? आपकी जनरेशन वाले को तो ये सवाल ही नहीं करना चाहिए। आपकी जनरेशन तो है सोशल, क्या कहते हैं, सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया पे तो किसी को भी अपनी आवाज उठाना बंद नहीं है ना, कोई भी चीज आके कह सकता है। लेकिन पार्लियामेंट्री जो तहजीब में, तो ये देखें एक जी फोरम है, जी ये एक सोशल मीडिया के फोरम के थ्रू लोगों तक जा रहा हूँ, तो सोशल मीडिया बिल्कुल को ऐसे ही। जरूरी नहीं है कि पैसा दिखाएं और तमाशा देखें। ये कॉन्सेप्ट खत्म करना पड़ेगा कि जो बिल्कुल सही। सियासी लोग आते हैं वो क्यों इतना पैसा खर्च करते हैं, ये उनसे सवाल पूछा जाए कि वो जो पैसा खर्च करेंगे वो तो पूरा करेंगे वो पैसा। तो मैं तो बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसे ही है। मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचूंगा, और यही हमारे शान पाकिस्तान का मीडियम होएगा, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू ही मैं बताऊंगा कि मेरा मंशूर क्या है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अभी 10 मिनट में या 5 मिनट में अपना शॉर्ट लिस्टिंग मंशूर भी बता देता हूँ। सबसे पहला जो जी, पॉइंट है जी, मेरा, ज़रूर बताएँ, ज़रूर बताएँ। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि शरीयत नाफिज की जाए। दूसरा, सूद, क्योंकि आपका आर्टिकल 38F ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है बड़ा कैटेगोरिकली दैट सूद, रिबा शुड बी एलिमिनेटेड एज सून एज पॉसिबल। इसको उर्दू में भी मैं बता देता हूं कि उर्दू जो सुनने वाले नाजरीन है, कि जी सूद जैसी लानत को जितनी जल्दी होए उसे खत्म करें। लेकिन 1973 में हमारा आइन बनता है, आज हम 2021 में बैठे हुए हैं और आज तक सूद यहां से एलिमिनेट नहीं किया। तो मैं आपसे एक एक आप फाइनेंस के स्टूडेंट भी नहीं है लेकिन एक सवाल करता हूं कि कुरान में बड़ा कैटेगोरिकली लिखा है कि सूद अल्लाह और उसके नबी के साथ जंग है। तो मुझे बताएं कि इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान जहाँ सूद का कारोबार होता है, वहां की इकोनॉमी कभी स्टेबल हो सकती है जब आप अल्लाह और उसके नबी के साथ जंग कर रहे हो? नहीं हो सकती, सिंपल सी बात बिल्कुल। है। आप सूद को एलिमिनेट करें और अच्छी पॉलिसीज लाएं, बिजनेस एवेन्यूज ऐसे बनाएं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होए, लोग बिजनेस करें। और शरीयत में हर चीज का जवाब है जी। आप शरीयत को पढ़ते ही नहीं, शरीयत में ट्रेडिंग, ये बाकी जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारा कुछ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त हो चुका है। इसकी नजीरें भी हैं कि किस तरह इस सिस्टम को लेके चलना है। आपके बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, इस्लामिक एक्सपर्ट्स, जो बताने के लिए तैयार हैं कि सिस्टम किस तरह इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, और इतना मुश्किल नहीं है। आपको ओआईसी में इस्लामिक कंट्रीज को ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा और उनको बोलें कि एक यूरोपियन यूनियन की तरह एक इस्लामिक यूनियन बनाए। आपने यूरोपियन यूनियन के बारे में तो सुना है ना, पढ़ा है और देखा भी है जी, जी, कितनी ऐसे ही। उसने कितना इकोनॉमिकली ग्रोथ किया था। तो इस्लामिक कंट्रीज को ऑन बोर्ड लाएं। ये जो हमारे अंदर फिक्केइज्म की दरार डाली हुई है हमारे दुश्मनों ने, शिया सुन्नी की, इसको दूर करें। आपका अकीदा अगर शियाइज्म है, मेरा अकीदा सुन्नीइज्म है, मैं इसमें भी बिलीव नहीं करता। मैं तो कहता हूं कि मुसलमान होना चाहिए। लेकिन अगर किसी का कोई अकीदा है तो भाई वो और उसके अल्लाह के बीच में है, वो उसको वहां रहने दें, लेकिन इसकी वजह से एग्ज़ैक्टली, अपने मुसलमानों के ताल्लुकात खराब ना होने दें। मैं बिल्कुल ये सही। भी, मेरा जो सबसे बड़ा एम होएगा रिलीजन पे, अगर आप बता दें रिलीजन इस्लाहात पे, तो वो ये होगा कि शिया सुन्नी, बरेलवी, ये जितने भी सिख फिक्के हैं, इन सबको ऑन बोर्ड बिठाया जाए और उनसे पूछें आपका अल्लाह एक है? उनका जवाब होगा जी। आपके नबी एक है? जी। आपके चारों खलीफा सेम है? शायद कुछ उसमें ना माने कुछ फिक्के, लेकिन बाकी बात तो की जा सकती है ना कि नबी तो सेम है, अल्लाह तो सेम है। तो इसी के बिल्कुल, वास्ते अपनी लड़ाइयां खत्म करें और मुल्क को ग्रो करने दें और शरीयत को सही मानों पे नाफिज किया जाए कि लोगों को पता चले शरीयत में कितने फवायद हैं।
शरीयत में आपकी लिटिगेशन बड़ी जल्दी खत्म होएगी अंडर द शरीयत लॉ, क्योंकि उसमें लोगों को पता चलेगा कि ऑन ओथ झूठ बोलने का गुनाह क्या है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये शरीयत से ना वाकफी की वजह से आपके ये दीवानी केसेस इतने लंबे चलते हैं। उसका नाम ही दीवानी केस है, तो दीवानीपन का दीवाना वाला वाला हाल ही होएगा ना। वो दीवाने केसेस 15-15, 20-20 साल चलते हैं, उसका नाम ही चेंज असल कर ये तो दो। फैक्ट है कि पाकिस्तान में तो इंसाफ लेने के लिए आपको पता है कि आई डोंट नो कि मेरा ख्याल है नहीं नहीं इंसान कोई आबे हयात पी के आ जाए तभी नहीं मिल अली, सकता मेरा है। आपसे एक सवाल है, आपसे एक सवाल है, जी कभी जी आपका कोर्ट में कोई केस हुआ है आज तक? आप कोर्ट गए हैं? जी, मैं फेस कर रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं उनके साथ मैं जा रहा हूँ कोर्ट वगैरह में नहीं, काफी उनका अरसे क्या से। केस है? वो कुछ उनको कुछ हैरेसमेंट का है एफआईए की तरफ से, उससे नहीं, मुतल्लिक जा रहा हूँ। ये तो एक बहुत छोटा सा केस है, ये तो बहुत जल्दी जी जी, रिजॉल्व हो जाता है। मैं फॉलो इसमें कर तो रहा हूँ, आप, एक एहसान मर्डर केस है उसको फॉलो कर रहा हूँ, वो अच्छा, भी। मैं अली आपको ये जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी, आप मुझसे एक दफा मुझसे बात कर रहे थे, जुडिशियल रिफॉर्म्स में जी जी आपको ये बता दूं कि लोगों के साथ एक बड़ा इधर कॉन्सेप्ट बुरा है, एक मिस कॉन्सेप्ट है कि हमारे कोर्ट्स में जैसे केसेस बहुत लंबे चलते हैं, लेकिन इतने लंबे नहीं चलते, साल 2 साल में सर, निपट मैं जाते सॉरी आपको काट रहा हूँ, देखें मैं बड़ा सिंपल सी सबसे पूछूंगा, देखें नूर मुकद्दम के कातिल का पूरे पाकिस्तान को पता है कि जाहिर जाफर ने किया। हैं। जी अब जी। पता नहीं कौन सी मतलब ऐसी पेचीदगी है कानून में जो अभी तक उस पर फैसला नहीं हो पा रहा। वो एहसान मर्डर केस है यहाँ पे, जहां मल्ला या मौलाना ने कत्ल किया, उनके पूरे इलाके को पता है इसने कत्ल किया, और आई डोंट नो क्यों सारे के सारे जमानतों पे रहा है, क्योंकि वो कोई पुलिस की ऐसी रिपोर्ट इस तरह की पेश की गई। इसके अलावा वो रिसेंटली अभी जो अपना वो जो एक सहाफी हैं सिंध से, नाजिम झोकियो, उनके कातिल हैं, सारे फरार हैं, और कोर्ट्स मतलब ये वो कत्ल हैं जो सबको पता है कि ये कातिल कौन है, और चलो, सरेआम ये हुए हैं। मैं इस इसमें पे आपको फैसले नहीं आ पा रहे, और आपको एक हाई चीज, प्रोफाइल केसेस हैं, तो एक आम पाकिस्तानी को यहाँ पे इंसाफ कैसे मिलेगा? नहीं, बेशक लोगों को पता हो है कि किसी ने कत्ल किया है, तो इससे किसी को आप फांसी नहीं दे सकते। सबसे पहली बात मैं बता दूं, लीगली ये पूरी दुनिया में है, हमारे मुल्क में नहीं है, सिर्फ पूरी दुनिया में, इस्लाम में भी है, शरीयत में भी है, कि जो प्रोसिक्यूशन होती है उसने केस प्रूव करना होता है, ये पूरी दुनिया में। तो जो प्रोसिक्यूशन का टाइम होता है एविडेंस रिकॉर्ड करने का, केस चलाने का, वो तो लगता है। लेकिन आपकी बात ये कि ऐसे लोग कैसे बेल पे हैं, तो इसमें मैं बताऊंगा, इसमें आपके प्रोसिक्यूशन लेवल पे भी बहुत रिफॉर्म्स होने की जरूरत है, क्योंकि जो बिल्कुल एविडेंस कलेक्ट करती है वो है पुलिस, ठीक है, उसके बिल्कुल। बाद केस जाता है प्रोसिक्यूटर्स के पास। अगर एविडेंस में ही डेंट क्रिएट कर दिया जाए तो प्रोसिक्यूटर्स कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एग्जैक्टली exactly. तो मैं सबसे पहले बोलूं, जो सबसे बड़ी रिफॉर्म की जरूरत है, जो आप चाह रहे हैं एज अ लेमैन, वो ये है जी कि जी आपने अमेरिका में आप रहे हैं, आई गेस कनाडा में रहे हैं आप, जी जी, ये और अमेरिका कनाडा दोनों जगह। आप वहां रहे हैं, तो आपको पता होगा कि वहां के जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं वो वन ऑफ द बेस्ट सेलेक्ट होते हैं। ऐसे ही है। पाकिस्तान में यूं नहीं है, पाकिस्तान में बिल्कुल सही। सिर्फ आपका जो एडवोकेट जनरल होता है और प्रोसिक्यूटर जनरल होता है, वो तो वन ऑफ द बेस्ट लॉयर होता है, लेकिन उसकी टीम में बहुत से पॉलिटिकल लोग भी होते हैं जिनको लॉ का कोई लेना देना भी नहीं पता होता। और ये ऐसे ही है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की एक, मैं कहूंगा, इनकॉम्पिटेंसी है कि उन्हें अपने बंदे अकोमोडेट करने होते हैं, बिल्कुल और सही। कई कोर्ट में अपना मजाक भी उड़ाते हैं, और उनकी वजह से एविडेंस अक्सर ये होता है वो केस सही चला नहीं सकते। तो मैं तो जो कहूंगा कि ये जो जॉब्स हैं इनके लिए, प्रोसिक्यूशंस के लिए और एडवोकेट जनरल, इसके लिए हाईली क्वालिफाइड लड़के सेलेक्ट हुए, जो लॉयर्स हुए, और उनको चांस दिया जाए और उनको बोला जाए कि जी ये कन्विक्शंस जो केस आपके पास है, अगर नहीं बनता तो उनको शुरू की स्टेज में ही खत्म कर दिया जाए, कि उनके ऊपर स्टेट का पैसा जाया ना हो, कि उनको लोगों को भी बरी कर दिया जाए। मैं तो इस जेल के कॉन्सेप्ट में हूँ, हाँ, हार्डन क्रिमिनल्स को करना चाहिए, लेकिन हर एक छोटे मोटे क्रिमिनल्स को आप जेल में ना बंद करेंगे, क्योंकि जेल का भी खर्चा होता है, या तो सर जेल को, देखना नवाज शरीफ भी, उसको भी हमारी कोर्ट्स ने एक नहीं दो पाकिस्तान है, एक अमीर आदमी है जी बीमार है, उसे पाकिस्तान से बाहर भेज दिया, यहाँ गरीब जेलों में मर रहे हैं बेचारे बीमारी से, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। मेरा बेसिकली सिर्फ यही है नहीं नहीं नहीं, अली कि अली अली, फिर मैं आपको यहाँ रोकूंगा। मैं नवाज जी शरीफ जी, के फेवर में नहीं हूँ, मेरा नजरिया उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन बिल्कुल सही है। अब आपने नवाज शरीफ केस की बात की, तो मेरी ड्यूटी बनती है एज ए लॉयर कि आपको सच बताऊं कि कोर्ट में बिल्कुल बिल्कुल। नवाज शरीफ केस में असल में ये हुआ है कि जब उनकी तबीयत कोर्ट उधर खराब हुई जेल में, तो उनकी रिपोर्ट कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की कि फॉर अर्जेंट बेल एंड टू बी एडमिटेड इन लंदन हॉस्पिटल, या उनको वहां से ट्रीट किया जाए जहां वो ट्रीट होते रहे पहले। तो बिल्कुल ठीक कोर्ट है। ने कहा अच्छा जी ठीक है, इनका मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मेडिकल बोर्ड किसने कॉन्स्टिट्यूट किया? पीटीआई की गवर्नमेंट ने, उसको हेड कर रही थी डॉक्टर यास्मीन। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक रिपोर्ट किया कि नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कम हो गए और इनकी लाइफ इज इन डेंजर।
तो जब कोर्ट में केस आया तो जज साहब ने पूछा कि आप में से कोई श्योरिटी दे सकता है कि ये 2 दिन जिंदा रह सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम ऐसी कोई श्योरिटी नहीं दे सकते। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया, कोई ऐसा लॉ है कि जो रोकता है कि एक बंदा कहे कि मैंने लंदन से ही अपने आप को, मैं इस डॉक्टर से ही इलाज करवाना है, तो कोई लॉ है जो रोकता है? उन्होंने कहा नहीं जी, ऐसा कोई लॉ नहीं है। तो उन्हें कंडीशनल बेल ग्रांट की गई थी, जिनको उन्होंने वायलेट किया है। ये आपकी बात सही है, उनको उन्होंने वायलेट किया, लेकिन उसमें भी बता दूं, उसमें भी अभी स्टेट कुछ नहीं कर सकती। द रीजन बीइंग, इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन नहीं है। बिल्कुल वो ठीक है। ट्रीटी साइन नहीं जब होती तो आप वहां से क्रिमिनल्स को नहीं ला सकते, वरना उसका प्रोसीजर बहुत लंबा है। तो वो स्टेट लेवल बिल्कुल पे सही। पहले तो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन कराएं कि उनको लाने के लिए उनको आसानी हो, क्योंकि जो कंडीशनल बेल थी, आपकी बात बिल्कुल सही है, उसको वो वायलेट कर चुके हैं। उन्होंने उनको मेरे ख्याल से कुछ 8 हफ्तों का टाइम 8 दिया हफ्ते था, का। जी, जी। 8 हफ्ते का टाइम दिया था, जो उन्होंने वायलेट किया है। और इसके ऊपर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए कि क्यों उन्होंने वायलेट सर, किया। इधर देखिए ना, लेकिन जो अभी बेसिकली जो एक मसला है, जो सबसे बड़ा मसला है, वो इनइक्वालिटी का। देखें, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के सारे ये जब जाते हैं अपनी तरीकों पे, इनको सलूट हो रहे हैं, इनके कपड़े भी खूबसूरत साफ सुथरे। एक आम पाकिस्तानी जब कोर्ट में जाता है, वो हथकड़ियों में जकड़ा हुआ, मतलब एक इनइक्वालिटी तो है हमारे सिस्टम में। क्या आप इससे एग्री करते हैं? जी, इनइक्वालिटी है इस और लिहाज से। शान पाकिस्तान इसके लिए क्या करेगी, आपकी पार्टी, अगर आप नहीं, गवर्नमेंट में आते हैं तो? हाँ, ये बहुत आपने अच्छी बात की। मैं तो सबसे पहले जुडिशियल रिफॉर्म्स में जो लाऊंगा, उसमें सबसे पहले के जो स्टैट्यूट्स में जिस तरह लिखी कि रिट पिटीशन 6 महीने में खत्म होनी चाहिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो उसको 6 महीने में ही डिसाइड हम कहेंगे, हमारी पूरी रिक्वेस्ट होगी ऑनरेबल कोर्ट से, और वो कहेंगे हम उनको ऑन बोर्ड लेंगे कि वो स्टेक होल्डर्स होंगे, जजेस साहिबान, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को हम ऑन बोर्ड लेंगे कि कितने जजेस की आपको जरूरत है कि आप ये केसेस टाइम डिसाइड कर सकें और जो बैकलॉग है उसको भी खत्म कर सकें। क्योंकि देखिए, मैं खाली अकेले डिसीजन नहीं ले सकता। ये डिसीजन बिल्कुल। लेने के लिए मुझे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ ऑल दी हाई कोर्ट्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके अंडर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स काम करती हैं। तो वो मुझे स्कीम ऑफ थिंग्स देंगे। मैं बीइंग अ लॉयर उन चीजों से अवेयर हूंगा कि किस तरह डिसाइड की जा सकती हैं। उस तरह जो लेजिस्लेशन होंगी, कुछ जो रिक्वायर्ड होंगी स्टैट्यूट्स में, वो लाई जाएंगी। प्लस जब शरीयत लॉ नाफिज हो जाएगा, तो उसमें मैंने आपको सबसे पहले कहा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बंदे से ओथ उठवाया जाता है, कि ये आपको पहले ओथ का मतलब बताया जाता है कि अगर इस दुनिया में तुम्हें अजाब ना मिला तो आखिरत में अजाब मिलेगा। और उसके बाद बताया जाएगा कि अब आप ये ओथ उठा रहे हैं, तो जो कुछ आप इसमें लिखा है, आपने सच लिखा है। क्योंकि लोगों को इसका पता नहीं, बड़े आराम से झूठ बोल देते हैं ऑन पेपर लिख के। ऐसा ही है। ऑन ओथ होता है। तो आपको पता है, सऊदी अरब में बहुत से सिविल ट्रायल्स वो इस तरह कंक्लूड हो जाते हैं कि वो कहते हैं जी, पहले बंदे से कहते हैं ऑन ओथ उठाओ भाई, तुम्हारा ये मुतालबा है, वो ऑन ओथ कहता है। दूसरा आता है, उससे पूछते हैं तुम भी ऑन ओथ बताओ, इसका मुतालबा सही है कि गलत? वो कहता है भाई इतना सही है, मैंने इतने देने, इतने नहीं देने, क्योंकि वो ओथ उठाते हुए डरते हैं, उनको आखिरत का बड़ा डर है। इस तरह यूएई में भी केसेस जल्दी डिसाइड हो जाते हैं। आपका यूके का सिस्टम तो अलग है, वो तो हम ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो उसको हमसे बेहतर फॉलो करते हैं। वहां क्यों बेहतरी है बिल्कुल। यूके में, मैं बता दूं। अगर समझे फॉर इंस्टेंस 10 तारीख किसी केस की दी गई है, तो 10 तारीख को या तो वकील के वालिद साहब की डेथ हो जाए या वालदा की डेथ हो जाए, फिर तो उसको डेट टाइम मिलेगा। वरना जी, फुप्पी, ताई, माई, किसी और की डेथ हो तो वहां डेट नहीं मिलती। उस दिन केस चल के ही रहता है। टाइम वहां भी लगता है, क्योंकि एविडेंस रिकॉर्ड होनी होती है, लेकिन जिस दिन डेट होती है उस दिन केस जरूर चलता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जिस दिन डेट लगती है, उस दिन एक बड़ा बुरा बुरा कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में वकीलों का, कि वो हड़ताल भी कर लेते हैं। भाई, एक ऐसे ही। टोकन स्ट्राइक, आधे घंटे की या 1 घंटे की, पूरे दिन की हड़ताल क्या चीज होती है? मैं ये स्ट्राइक, जो लॉयर्स हैं, लॉयर्स एसोसिएशंस हैं, उनको ऑन बोर्ड लूंगा। मैं कहूंगा आपकी ग्रीवेंसेस के लिए हम एक सेल बना देंगे, वहां आप अपनी ग्रीवेंस कंप्लेंट लॉन्च करें। रात दिन ये जो स्ट्राइक करते हैं, अगर स्ट्राइक करनी भी है तो आधे घंटे की जो टी टाइम होता है उसके दौरान की जाए, जी, जो जी। पूरी दुनिया में असूल होता है। ये नहीं कि जो बिल्कुल लिटिगेंट्स सही। आए हैं वो बेचारे अपने घर वापस जाए बगैर उनका केस सुने। तो ये एक रिफॉर्म्स लाएंगे। सेकेंडली, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो कोर्ट्स हैं उनको बेहतर किया जाए। आपने हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स नहीं देखी, वो उनका बड़ा बुरा हाल है। गर्मियों में इवन दो एसी भी चल रहे होते हैं, लेकिन उधर इतनी गर्मी होती है, क्योंकि वो बनी हुई कोर्ट्स आज से 100 साल पहले की, और उन्हीं को रिनोवेट भी नहीं सही तरह किया। तो जो बिल्कुल सही। ऑफिसर होए उसको एक जगह तो अच्छी दे ना, बैठे, जैसे हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट का जज एक प्रॉपर कोर्ट में बैठ के काम करता है, उसमें आपके सिविल जजेस
आपके बिल्कुल जजेस को पूरा टाइम दिया जाए, पूरी अच्छी उनकी जगह दी जाएगी। सेकेंडली, लॉयर्स से रिस्पेक्ट कमांड किया जाए, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लॉयर्स को ड्यू इज्जत दें। ये जो सियासी तरीके से रिलीज ली जाती हैं ये ना दी जाएं, विदाउट फियर एंड फेवर जजमेंट पास की जाए, और एविडेंस तो रिकॉर्ड होनी है। ये आपको बता दूं, इतना सब्र आप लोगों को रखना पड़ेगा, क्योंकि शहादत इस्लाम में भी है, शहादत रिकॉर्ड किए बगैर कोई जज जजमेंट पास नहीं कर सकता। और एक मेरी बात पे यकीन रख सकते हैं तो रखें, सारे जज बिके नहीं होते, ब्लैक शीप्स थोड़ी बहुत होती हैं हर प्रोफेशन में, इसलिए आपका आपके सारे जजेस बुरे नहीं हैं, आपके बहुत काबिल जजेस हैं, और कोर्स में ट्रस्ट रखें, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अब इसके साथ आपका सेकंड क्वेश्चन था पुलिस का। पुलिस रिफॉर्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की जरूरत क्या है, वो जुडिशियल रिफॉर्म में भी जरूरत है कि जजेस की जो लोअर जुडिशरी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाह तो बिल्कुल ठीक है, लोअर जुडिशरी की तनख्वाह भी इतनी रीजनेबल करें, और उतनी तनख्वाह ब्यूरोक्रेट्स की भी करें कि किसी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन पैदा ना हो। और उसी तरह पुलिस की भी तनख्वाहें बढ़ाएं, क्योंकि पुलिस की सर्विस आपको अच्छी चाहिए तो उनकी तनख्वाहें दें, उनसे उनको उनके जिस तरह जो रहन सहन है वो बेहतर करें। जिस तरह इंग्लैंड के पुलिस ऑफिसर्स का, वो एक अच्छी लिविंग गुजारते हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते। तो जब वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे और आप उनको अच्छी तनख्वाह दे रहे होंगे, तो फिर उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि काम अच्छा करेंगे। अगर काम अच्छा नहीं करेंगे तो सर्विस लॉ में उनके अगेंस्ट एक्शन लिए जाए। जो ऐसे ऑफिसर्स हुए जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे, जिस तरह दिखाया जाता है टीवी पे इकरारुल इस्लाम शो में भी, कि बहुत से पुलिस वाले हैं वो एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे होते एसएचओ, तो उनके खिलाफ एक्शन लिए जाए। फिर एक सिस्टम ऐसा, निजाम ऐसा लाया जाए कि निजाम के अंदर एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस होए, और वो लाना जरूरी है, वरना निजाम नहीं चलते अगर चेक एंड बैलेंस ना होए। तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आएगा अगर आपकी पुलिस एफिशिएंट हो जाए, जिस तरह यूके की है या आपके फॉर एग्जांपल कनाडा की है, कि अगर बच्चे को कोई खतरा फील होए तो सबसे पहला नंबर वो पुलिस का मिलाता है। आपके यहाँ पाकिस्तान में कोई बच्चा पुलिस का नंबर जानता है? नहीं, हम तो देख हर बच्चे को पता है, पुलिस को बताया जाता है कि इस इमरजेंसी माँ बाप को कॉल करो ना करो, पुलिस को जरूर कॉल कर देना, ऐसे ही, क्योंकि पुलिस वहां जल्दी पहुंच जाती है, उनका नेटवर्क बड़ा अच्छा है, और उनके लिए उनको सहूलतें भी दी जाती हैं। आपको साथ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी देने होते हैं, खाली ये नहीं कि काम लेना है। आपकी पुलिस भी इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि मैं स्टेट काउंसिल भी रहा हूं, तो मैंने पुलिस के साथ काम किया हुआ है। तो मैं जब मुझसे पूछता था कि यार आप ब्लाइंड मर्डर में भी मर्डर को ढूंढ लेते हैं, तो मैंने कहा आगे जाके क्या होता है? तो उन्होंने एक आगे से मुझे बात की, सर आपको तो पता है आगे जाके क्या होता है, तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? ये मसलन केस में डेंट क्रिएट किए जाते हैं अगर कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा आ जाता है, और यही वजह है हमारे पाकिस्तान के जवाल की, कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को कॉल है कि कुफर का निजाम चल सकता है पर ना इंसाफी का नहीं। हमारे मुल्क में ना इंसाफी हो रही है, इसलिए निजाम बुरा चल रहा है, इसलिए हमारे यहाँ भूख है, हमारे यहाँ फ्रस्ट्रेशन है, हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है। जब आप निजाम सही बनाएंगे जिसमें अमीर और गरीब एक ही कटहरे में खड़ा होएगा, तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन और डिस्क्रिमिनेशन खुद ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल, ये हमारी पार्टी रहेगी कि ये फ्रस्ट्रेशन और डिस्क्रिमिनेशन खत्म की जाए। मैं अमीर बंदे के अगेंस्ट नहीं हूँ, अमीर होए जिसके हलाल कमा रहा है तो सौ बिस्मिल्लाह, मेरी पार्टी में मोस्ट वेलकम। और अगर गरीब भी है और उसको लीगल पॉलिटिकल विजडम है, आपके सामने है, मैंने कितने लोगों को ऑफर किए कि आप आए, अगर आप इलेक्शन लड़ सकते, अगर जनरल इलेक्शन नहीं तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ लें, लेकिन आप तो करें, क्योंकि मैं तो सारे इलेक्शन नहीं लड़ सकता ना। पार्टी में यंग लड़के आएंगे, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के उनको पता होगा कि जी कैसे लड़ना है, और उनको उस मोहल्ले में लोग भी जानते होंगे, तो फिर मैं उन यंग लड़कों को कहूंगा इलेक्शन लड़े अंडर द पार्टी नेम, इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी, वक्त की किल्लत है। मैं आपसे आने वाले जो कुछ प्रोग्राम्स हैं उसमें आपसे आपकी पार्टी का प्रॉपर मैनिफेस्टो और हेल्थ रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, जुडिशरी रिफॉर्म्स के ऊपर डिटेल से आपसे बात करेंगे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपसे फिर बात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।